जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। आपको इसमें कुछ चेंजेस दिख रही होगी, है ना? क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत अच्छे से ये टॉपिक देख रहे हैं, अब काफ़ी अच्छा टॉपिक बन रहा है, लेकिन थोड़ा इसमें समझाने में, अब फ्रंट में आकर के समझाने में कुछ और ज़्यादा बेहतर अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ ऐसा करने का। हो सकता है थोड़ा आई कांटेक्ट अच्छे से ना हो पाए, क्योंकि इस चीज़ का हैबिट नहीं है। धीरे धीरे हो जाएगा, तो आप अभी मैनेज करेंगे, लेकिन इससे काफ़ी और अच्छे से आप समझ पाएंगे। तो इसलिए मैं कोशिश किया हूँ कि मैं फ्रंट में आकर के कोशिश करूँ पढ़ाने का। ठीक है, तो चलिए हम आज पढ़ेंगे चैप्टर 3, है ना, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ये पार्ट 1 में रहेगा। अगली जो जो पार्ट 2 रहेगा उसमें मैं क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें रखूँगा। ठीक है, वो कंप्लीट रहेगा, 2 वीडियो में रहेगा ये। ठीक, तो चलिए देखते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उनको ज़रूर हाईलाइट करूंगा। लेकिन जैसे एक एक तरीके से इसको केवल आप मेरे विचार से क्योंकि जब मैं भी पढ़ रहा था और जब मैं इस चीज़ को बना रहा था, तो एक काफ़ी उत्साह फील होता है, काफ़ी अच्छा फील होता है कि एक संविधान जो हमारे देश को, है ना, पूरा देश इससे मैनेज होता है। तो केवल पढ़ने के लिए नहीं, एक बार खुशी से आप फील कीजिए कि ऐसा संविधान जिसको हम ऐसे संविधान को हम लोग पढ़ रहे हैं जिसके बेस पे हमारा पूरा भारत चल रहा है, तो इसमें ऐसा क्या विशेषता होगा। इस तरीके से क्यूरियोसिटी से के साथ आप पढ़ने का कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ इसको और अच्छे से समझाने का। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला जो है संविधान की प्रमुख विशेषता, उसमें पहला है हमारा जो संविधान है वो सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, देखिए इसमें संविधान को अब दो भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि एक तरीके से हम लोग केवल समझने के लिए, जैसे कि यदि संविधान को या फिर किसी भी परंपरा को, ठीक है, किसी भी रूल्स को यदि हम लोग उसको लिख देते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है लिखित। जैसे कि हम नॉर्मली भी देखें हमारे समाज में परंपरा चलता है, वो लिखा हुआ नहीं है लेकिन उसको फॉलो करते हैं। तो सेम ऐसे ही हमारा जो संविधान है वो क्या है, लिखित संविधान है। ठीक है, और अलिखित संविधान भी होता है। तो ये दो कैटेगरी हो गया इसका। देखिए इसमें एग्जाम्पल है अमेरिका का संविधान। ठीक है, ये क्या है, लिखित संविधान है। और अलिखित संविधान में एग्जाम्पल है ब्रिटेन। कई बार ऐसा क्वेश्चन में आ भी जाता है ना, कि लिखित या अलिखित संविधान का एग्जाम्पल। तो ये हम लोग को समझ में आ गया, भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ठीक है, देखिए इसमें मूल रूप से जो 1949 का समय का ये है, उस समय क्या था, हमारे संविधान में एक प्रस्तावना था। ठीक है, और 395 अनुच्छेद, ठीक है, और 12 भागों में विभक्त था और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में क्या है, एक प्रस्तावना है और 465 अनुच्छेद है और 25 भागों में विभाजित है और 12 अनुसूचियां हैं। इन सभी को मैं अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ क्या है कि ये है जो ये केवल हम लोग एक विशेषता, केवल ऊपरी एक तरीके से हम पूरे अपने संविधान को यहाँ देख लेंगे। ठीक है, इसमें हमारा पूरा एक राज्य व्यवस्था कवर हो जाएगा, इस तरीके से है। तो एक विशेषता, इसीलिए उसको विशेषता हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ नॉर्मली और जो इसमें भी जो जो बेसिक जो टॉपिक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो इसको ध्यान रखना है और इससे जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है वो सब मैं बताऊंगा, हिंट करूंगा मैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला जो विशेषता हो गया वो लंबा और लिखित संविधान हमारा। और दूसरा देखिए विभिन्न स्रोतों से विहित। इसका मतलब ये है कि जब हमारा संविधान बनाने का प्रयास किया जा रहा था, उस समय बहुत सारे स्रोत, यानी कि कई देशों में घूमे, बहुत सारे पुस्तक, है ना, जिस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा सोच विचार हर चीज़ों को मिक्सअप करके हमारा संविधान बना है। तो इसलिए हम लोग इस संविधान को बहुत सारे स्रोतों से विहित बोलते हैं, यानी कि बहुत सारे स्रोतों का, नॉलेज का, अनुभव का मिक्सचर है हमारा संविधान। इसलिए देखेंगे कि बहुत यूनिक
बना हुआ है। अभी आगे हम लोग विशेषता ही पढ़ रहे हैं, देखिएगा उसमें भी आपको बहुत अच्छा लगेगा जान करके हमारे संविधान के बारे में, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, भारत के संविधान, ये जो है भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव ये जो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है ना, इसका था, ठीक है। इसमें देखिएगा आप, इस अधिनियम में देखिए सबसे पहले अब यहाँ से इम्पोर्टेंट चालू हो जाता है आपको जो कि याद रखना है, ठीक है। एक देखिए यहाँ से संघीय व्यवस्था जो है हम लोगों ने 1935 के अधिनियम से लिया, ठीक। उसी तरीके से न्यायपालिका का जो व्यवस्था है उसको लिया, राज्यपाल, ठीक है, आपातकालीन अधिकार और लोक सेवा आयोग। अगर आपको इतना याद रखने में दिक्कत होता है तो आप संघीय व्यवस्था पहला, दूसरा न्यायपालिका और तीसरा आपातकालीन अधिकार और चौथा लोक सेवा आयोग, ये 4 पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे क्योंकि जनरली क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। मैं अभी आगे और भी बताऊंगा इसमें जो स्रोत है कहाँ कौन कौन से देश से क्या लिया गया है, वो सारी चीज़ें मैं अभी इम्पोर्टेंट बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला हमारा है ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे आपको याद रखना है पहला क्या, संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, आपातकालीन अधिकार और लोक सेवा आयोग, ये चार चीज़ आपको याद रखना है, ठीक। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सा और अलग तरीके से कोशिश किया हूँ बनाने का कि थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगे और काफ़ी अच्छे से समझ में भी आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये हमारा दूसरा ही है ना, जो हम विभिन्न स्रोतों से जो मिल करके जो एक विशेषता है ये हमारे संविधान का, उसी के अंतर्गत मैं यहाँ पे इस चीज़ को पूरा क्लियर कर दे रहा हूँ। इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, ठीक है, कि हमने कौन से देश से कौन सी व्यवस्थाएं ली, ठीक है। हो सकता है थोड़ा अंधेरा हो गया होगा क्योंकि लाइट चला गया, ठीक है। फिर भी देखते हैं क्या स्थिति है अभी। ठीक है, इतना भी चल जाएगा क्या। चलिए कोई बात नहीं, आपको मेन है कि आप टॉपिक को अच्छे से समझे, थोड़ा बहुत तो मैं इसमें दिख ही रहूँगा जैसे भी दिख रहा हूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला है हमारा अमेरिका, ठीक है, अमेरिका का संविधान, ठीक है। अमेरिका को मैं क्या किया हूँ इसमें थोड़ा सा अपना क्या है ज्योग्राफी से मिक्स, ये जो जो टॉपिक है ना, वो हम लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं किससे क्या लिया गया, भूल जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं कोशिश किया हूँ कि हम लोग को याद रहे। अगर हम लोग किसी चीज़ को मैप से जोड़ देते हैं ना, तो वो हम लोग को काफ़ी और अच्छे से याद रहेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला अमेरिका का संविधान देखिए यहाँ पे, ये है, ये है अमेरिका, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा माइंड में रखेंगे कि जब आप अमेरिका का एक मैप भी देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि उससे क्या क्या लिया गया है। तो इसमें जैसे मैं बता देता हूँ आपको, सबसे पहले देखेंगे आप मूल अधिकार, ठीक है। ये सब मेन टॉपिक होता है, तो आप देखिएगा ध्यान रखेंगे कि अमेरिका से मूल अधिकार ये लिया गया है, ठीक है। उसके बाद से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, क्योंकि अमेरिका की न्यायपालिका जो है वो पूरे वर्ल्ड में है ना जो सबसे ज़्यादा मतलब एक तरीके से मजबूत है, कठोर है, ठीक है। अब देखिए न्यायिक पुनरावलोकन, ठीक है, का सिद्धांत, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक। उसके बाद से उपराष्ट्रपति का पद उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो, उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। कम से कम आप लोग ये ध्यान में रखेंगे इसमें सबसे पहला मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया, ठीक है। न्यायपालिका से रिलेटेड आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि वहाँ की क्या है, जो न्यायपालिका है वो काफ़ी मजबूत है। तो इसलिए वहाँ से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की पूर्णावलोकन, ये सब चीज़ें ली गई। प्लस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहीं से लिया गया है, तो इतना आप जरूर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से देखिए कनाडा का संविधान, कनाडा का संविधान है, ये देखिए कनाडा यहाँ पे है, ये है ना।
ये मैं काफ़ी अच्छे से इसको मैं मैपिंग भी किया हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे है कनाडा जस्ट अमेरिका के ऊपर में। तो ये एक तरीके से क्या होगा पता है, आप जब अपने माइंड में मैप को ध्यान में रखेंगे ना, तो आप जब भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, याद करेंगे, तो आपको सबसे पहले दिखेगा अमेरिका या फिर कनाडा। यदि कनाडा दिखा तो आपको अमेरिका भी याद आएगा। और थोड़ा सा यदि माइंड का ये हैबिट है कि थोड़ा सा उससे लिंक जुड़ जाए ना, तो वो तुरंत याद कर लेता है। तो मैप मैं इसीलिए रखा हूँ। अब आपको जस्ट अमेरिका के ऊपर जाना है, वहाँ आपको क्या मिलेगा, कनाडा। तो कनाडा से क्या लिए, देखिए यहाँ से क्या लिए, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ये इसका जो कॉन्सेप्ट है हम लोग कनाडा से लिए। तो ये आपको याद रखना है कि जैसे ही हम लोग जो अमेरिका से और ऊपर की ओर जाते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, बर्फ जो है वो और ठंडी के और सशक्त हो जाता है। तो वहाँ की जो बर्फ है, ठीक है, एक तरीके से सारी चीज़ें उसमें बहुत कठोर हो जाती हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, हम लोग सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था थोड़ा सा रिलेट करके उसको जोड़ लेना। ठीक है, तो हो सकता है कि अभी फिर से लाइट आ गया है, तो अभी अच्छा नॉर्मल हो गया होगा। कोई बात नहीं है ना, मेन चीज़ अपने को पढ़ना है। तो ये हो गया। अब देखिए, सोवियत संघ, ठीक है, यानी कि रूस उस समय का, अभी उस समय सोवियत संघ कहते थे। तो ये जो रसिया है ना, इस रसिया से हम लोगों ने क्या लिया। अब देखिए, आप खुद थोड़ा सा ध्यान दे करके सोचिए कि अब आपको मैप, अगर आपको थोड़ा सा भी जानकारी होगा तो आपको कैसे ध्यान में आ रहा है कि हाँ, अमेरिका, कनाडा, अब रसिया। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ज़्यादा याद रखें। बहुत सारे ट्रिक वगैरह ये सब भी होते हैं, लेकिन वो सब चीज़ काम नहीं आती है। जब प्रेशर पड़ता है ना, तो वो ट्रिक सब भूल जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए आप, बल्कि आप नोट्स के साथ खुद एक मैप बना करके लगा दीजिए और बार बार आप देखते रहिए। ठीक है, तो देखिए, जो रूस से हम लोगों ने एक चीज़ लिया जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है मूल कर्तव्य। ठीक है, तो हम लोगों ने मूल कर्तव्य लिया है रूस के संविधान से। उसके बाद से देखिए दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ये दक्षिण अफ्रीका का ये यहाँ पे लोकेशन है सबसे नीचे में। देखिए ये यहाँ है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, मैप आप लोग देख रहे होंगे, यदि अभी भी आप देखेंगे तो आपको काफ़ी और अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ से हमने लिया संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा याद रखना है गांधी जी से रिलेट करके। ठीक है, कि गांधी जी का जो बदलाव, गांधी जी ने कैसे यहाँ से आकर के बदलाव कर दिया। तो सेम ऐसे ही है कि यहाँ से क्या लिए, संविधान में एक तरीके से बदलाव करने की प्रक्रिया, संशोधन करने की प्रक्रिया ले लिए। ठीक है, उसके बाद से देखिए ब्रिटेन, ब्रिटेन का संविधान से हम लोगों ने क्या लिया है। देखिए यहाँ पे ब्रिटेन कहाँ है, मैं वैसे भी यहाँ पे हाईलाइट तो किया ही हूँ। ये है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यहीं पे जस्ट ये जो, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, है ना। देखिए हम लोगों ने क्या लिया ब्रिटेन के संविधान से, संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, और संसदीय विशेषाधिकार, और द्विसदनवाद, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा ब्रिटेन को याद रखेंगे, और अमेरिका, ये थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन सही मायने में यदि आप समझेंगे ना, और इतिहास को भी देखेंगे, तो देखिएगा कि हम, अब हमारे जो ब्रिटेन यानी कि जो ब्रिटिश हमारे देश में आए, उन लोगों ने क्या क्या काम किया। उन लोगों ने रूल बनाया, है ना, उन लोगों ने संसद बनाया। तो ये सब जो चीज़ बनाए हैं वो लोगों ने, तो वहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि संसदीय शासन कहाँ से लेंगे। वो लोग जिस तरीके से शासन करते थे, उस चीज़ों को हम लोग को प्रभाव तो पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग क्या ले लिया वहाँ से, संसदीय शासन व्यवस्था ले लिए। फिर विधि का शासन, यानी कि रूल चलेगा, ऐसा विधि जो बना हुआ है उसका शासन रहेगा। ये कहाँ से लिए, ये भी हम लोगों ने लिया ब्रिटेन से। एकल नागरिकता, ये ध्यान रखेंगे, यानी कि हम लोगों को एक ही नागरिकता प्राप्त है। ठीक है, एकल नागरिकता, हम जैसे कि जो अमेरिका है वहाँ क्या होता है कि एक तो नेशनल का रहता ही है, एक स्टेट में भी उनका अलग से नागरिकता होता है।
हमारा ऐसा नहीं, हमारे पूरे देश में केवल एक नागरिकता रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से एकल नागरिकता ले लिए, मंत्रिमंडल प्रणाली ले लिए, और फिर संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये आपको देखे भी होंगे 1935 में, है ना, वहाँ से ये सब चीज़ों का कॉन्सेप्ट है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद से आता है आयरलैंड का संविधान। आयरलैंड कहाँ पे है इसका मैप देखेंगे, आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि ये जो अमेरिका है, अमेरिका के जस्ट ऊपर जाते हैं तो कनाडा आता है, सेम ऐसे ही इसको आप रिलेट करके रखेंगे। देखिए यहाँ पे, है ना, ये है आयरलैंड और ये है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। तो जैसे ही ब्रिटेन के हम लोग बगल में देखते हैं तो वहाँ मतलब आपको बस इतना ध्यान में रखना है, अपने अ, दिमाग में रखना है कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के जस्ट बगल में है आयरलैंड, ठीक है। और आयरलैंड से क्या लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो आयरलैंड से हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिए। उसके बाद से राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हम लोगों ने लिया ये आयरलैंड से, ठीक है। यहाँ पे भी थोड़ा सा अब जैसे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ ऐसे ही नॉर्मली, जो थोड़ा याद रखने में हेल्प करेगा, कि जो ब्रिटेन का जो जो राष्ट्रपति का जो शासन का जो ये सब का जो व्यवस्था है, वहाँ क्या है, रियल में व्यवस्था ही नहीं है, है ना। वहाँ क्या होता है, एक तरीके से उनका वंशज चलता है, ठीक है, वंशानुगत शासन की प्रणाली है। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, वहाँ से नहीं लिया, हम लोग क्या किए, बगल में गए, बगल में देखे कि वहाँ राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है, तो हम लोगों ने क्या किया, वहाँ से ले लिया। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना आयरलैंड। अब लास्ट है ऑस्ट्रेलिया का संविधान, ठीक। ऑस्ट्रेलिया देख रहे हैं कहाँ पे है, ये पूरा तो आप अच्छे से जान ही रहे होंगे, बहुत बड़ा एरिया है इसका, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने लिया समवर्ती सूची, ठीक है। यहाँ से हम लोग समवर्ती सूची ले लिए, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना, ये देखिए ये हमारा भारत है यहाँ पे, और यहाँ से जस्ट इधर, ये इधर जाएंगे आप, तो यहाँ मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। जस्ट इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपको रसिया मिल जाएगा, ठीक। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया, आप इसका अच्छे से नोट्स बना सकते हैं, और आप चाहेंगे तो ऐसा एक मैप के तरीके से भी, यदि आपको अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि ये एकदम परफेक्ट है, अच्छे से आप कर सकते हैं, तो आप ऐसा कीजिए, मतलब आप पढ़ रहे हैं ना तो उसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाइए, कि और किस तरीके से पढ़ सकता हूँ, किस तरीके से समझ सकता हूँ, है ना। तो आप यहाँ पे सोच पा रहे हैं कि हमारे देश का एक संविधान को बनाने के लिए कितने देश का जो अनुभव है, कितना ज़्यादा हम लोगों ने सोचा होगा, समझा होगा इसको बनाने के लिए, है ना। तब जा कर के आज इतना परफेक्टली चल रहा है ना। बहुत बेहतर हमारा जो संविधान बना है। तो इस तरीके से भी हम लोग सोच सकते हैं। अब देखिए आगे, ये हो गया दूसरा विशेषता हो गया। देखिए अब तीसरा विशेषता देखते हैं, नम्यता और अनम्यता का समन्वय, ठीक है। यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि लचीला और कठोर, तो शब्द को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है कि जो जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें शब्द का हेर फेर होते रहता है ना। तो आपको इसमें ध्यान रखना है नम्यता और अनम्यता, यानी कि जो हमारे संविधान का जो विशेषता है ना, उसमें क्या है कि संविधान को थोड़ा सा एक तरीके से लचीला भी बनाया गया है और थोड़ा सा कठोर भी बनाया गया है। यानी कि कई बार हम लोग अब जैसे जो रूल बनाए हैं, तो उसमें हम लोगों ने ऐसा बहुत अच्छा बनाया है कि जैसे मान के चलो कि कोई ऐसा रूल है जो हम लोग को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या फिर जिसमें थोड़ा सा चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े हैं वैसे वैसे थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है माहौल में, है ना, देश को आगे बढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग चेंजेस कर सकें। साथ ही कठोर भी बनाया गया है, कई सारे ऐसी व्यवस्थाएं हैं इसके अंदर जिसको इतना कठोर बनाया है ताकि जो संविधान का जो मेन प्रकृति है वो उससे विचलित ना हो, तो इसलिए उसको कठोर भी बनाया गया है।
तो ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया गया है ताकि संविधान में ज़्यादा छेड़खानी भी ना हो। ठीक है। तो ये आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें कि भारत का जो संविधान है वो क्या है, ना तो लचीला है और ना ही कठोर है। आपको ध्यान रखना ऐसा ही टॉपिक में आता है, यानी कि ये क्या है, ऐसा पूछ दे कि लचीला है, ऐसा पूछ दे कि एकदम कठोर है, या कठोर है नहीं है। ठीक है। उन दोनों का मीडियम देखेंगे आप। एक कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखिएगा कि आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको सभी चीज़ों में एक मीडियम मीडियम मिलेगा। ठीक है। एक मतलब सामान्य साधारण तरीके से चलना है। ठीक है। ना ही कठोर ना ही लचीला, हर चीज़ में आपको ऐसे ही मिलेगा, मीडियम मिलेगा। तो आप जो जैसा सोचेंगे वैसे ही इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखिए, नम्यता और अनम्यता का एक एग्जाम्पल है, जैसे कि हमारा जो संविधान है उसमें यदि हम लोग को संशोधन करना है तो उसके लिए तीन तरीके की व्यवस्था है। ठीक है। एक जो होता है वो क्या होता है कि साधारण बहुमत से हो जाता है, उसका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। वो हमारे 368 का जो संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत भी नहीं आता है। नॉर्मली वो लोग संसद में ही समझ करके, है ना, जैसे कि जितना संसद में जो लोग बैठे हैं उससे आधा से अधिक लोगों ने वोट कर दिया तो वो संशोधन हो जाता है। लेकिन उसके बाद आता है उस कठोर। ठीक है। उसमें क्या होता है कि विशेष बहुमत बहुमत की आवश्यकता होती है उसको चेंज करने के लिए। उससे भी और थोड़ा सा कठोर बनाया गया है ताकि हमारा जो संविधान का मूल जो प्रकृति है वो चेंजेस ना हो, और हो तो बहुत सारे लोगों को उसमें मतलब एक तरीके से विचार शामिल हो। ठीक है। तो इस तरीके से रखा गया। पहला सामान्य, सामान्य जो संशोधन होता है वो इसको मैं काफ़ी अच्छे से बताऊंगा, यहाँ हम लोग विशेषता देख रहे हैं। सामान्य, उसके बाद से विशेष बहुमत, उसके बाद से विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति भी जरूरी पड़ती है। और कौन सा टॉपिक है जिसको संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति, मैं इसको भी बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। अभी हम लोग को ये ध्यान रखना है कि जो हमारी संविधान की विशेषता क्या है, नम्यता और अनम्यता का समन्वय। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद से देखिए चौथा, एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। ये क्या है यहाँ पे, एकात्मकता और संघीय व्यवस्था, यानी कि संघीय एक तरीके से एकात्मक, इसका मतलब क्या है। देखिए, एकात्मक मतलब क्या है, एक जैसे कि एक ही डायरेक्शन, एक हर चीज़ में एक, ऐसा जैसे कि समझिए कि जो हमारा देश है उसमें उसमें क्या है कि राज्य केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, राज्य के अंदर में, ठीक है, हमारा पंचायत यहाँ भी सरकार है। तो इस तरीके से क्या है कि हम सबको एक साथ मिलजुल करके एक शासन कर रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से चल रहा है। हालांकि जो हमारा केंद्र का उसका कंट्रोल है, लेकिन ऐसा कंट्रोल नहीं है कि एक तरफा हो। अगर यहाँ बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि एकात्मक व्यवस्था क्या है और संघीय व्यवस्था क्या है। यदि केंद्र की जो सरकार है वो क्या करे, राज्य की जो और बाकी सारी सरकारों को ख़त्म कर दे, केवल एक ही रूल रहे कि हम जो रूल बनाएंगे वही चलेगा, तो वो क्या हो जाएगा, एकात्मक हो जाएगा। ठीक। संघीय में क्या होगा, संघीय व्यवस्था में केवल एक शासन नहीं करे, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है हमारा पूरा देश एक साथ जुड़ा ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई परिवर्तन हो। ठीक है। मतलब ये है कि शासन अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग लोग कर सकते हैं, ये है, और सब लोग एक दूसरे से समन्वय करके भी चलेंगे, साथ में मिल करके काम करेंगे। तो ये एक हो गया संघीय व्यवस्था का एग्जाम्पल। ठीक है। तो ये आप समझ गए। देखिए, अब इसमें याद रखना है आपको, जो संघीय व्यवस्था होता है उसका क्या क्या लक्षण होता है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ये नॉर्मल नहीं है, जो हम लोग जितना समझ रहे थे वो नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए, यदि संघीय व्यवस्था है तो उसमें आपको दो सरकार मिलेंगी, यानी कि दो सरकार मिलने का मतलब क्या हुआ, एकात्मक नहीं रहेगा वो। दो सरकार मिलने का मतलब ये हुआ कि एक सरकार ऊपर में, एक सरकार उसके नीचे में और काम कर रही है। ठीक है। लेकिन क्या एक दूसरे से जुड़े नहीं रहेंगे, जरूरी भी नहीं है, हाँ, लेकिन आगे बढ़ने के लिए समन्वय के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये दो सरकार बनेंगी। ठीक है। शक्तियों का भी विभाजन होगा सरकारों में, इसलिए तो संघ है ना, इसलिए संघीय व्यवस्था का जो लक्षण है वो आपको
एक तरीके से मैं ये चाह रहा हूँ कि आप समझ जाएं इसको। अगर आपको याद ना रहे ना कि संघीय व्यवस्था का क्या क्या लक्षण है, तो भी आप उसमें आइडेंटिफाई करके आप अपना आंसर निकाल लें। तो आगे देखिए, लिखित संविधान भी होगा। अब यहाँ पे संघीय व्यवस्था का लक्षण में, या संघीय व्यवस्था है उसमें लिखित संविधान क्यों हो गया? लिखित संविधान इसलिए आ गया यहाँ पे, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए, क्या होता है कि अब जो एक बड़ा भाई है और एक छोटा भाई है, ठीक है। तो बड़ा भाई क्या करता है कि कोई भी रूल बनाता है तो वो क्या करता है, वो अपने अनुसार से तुरंत चेंज कर देता है, जैसा उसको सही लगे वैसा कर देगा समय आने पे, ठीक है। तो वो क्या हुआ, एक तरीके से उस रूल का कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, माता पिता क्या करें, परफेक्टली बता दें कि इस रूल से बाहर नहीं निकलना है, तो वो क्या हो गया, वहाँ पे एक तरीके से उनको बाउंडिंग हो गया, ठीक है। कि बड़ा जो है, जो बड़ा भाई है उसका ये काम रहेगा, छोटा भाई का ये काम रहेगा, और ये करना है इस तरीके से। तो वो क्या होता है, एक तरीके से बाउंडिंग हो गया है ना। तो उसमें क्या हुआ, इसीलिए हम लोगों को जो संघ है, संघ से जितने लोग भी हमारे साथ में अब जुड़े हुए हैं, तो उनका कुछ तो ऐसा चीज होना चाहिए जो एक दायरा बना सके, जो एक सीमा बना सके, है ना, ताकि एक दूसरे को कोई भी इंटरफेयर ना करे, और काफी अच्छे से समन्वय करके भी चले, ठीक है। कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो उस समय वो चीज ध्यान में रखे कि हाँ, हमारा एक दायरा भी है। तो इसलिए जो जो संघीय व्यवस्था का जो लक्षण है उसमें ये भी आएगा, लिखित संविधान आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद से देखिए, संविधान की सर्वोच्चता क्यों जरूरी है, ये आप समझ गए ना। यहाँ पे दो सरकार, तीन सरकार, चार सरकार, कितने भी सरकार रहें, यदि उनमें कोई एक ऐसा रूल नहीं हो कि कैसे चलना है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने मन से चलेंगे, है ना। तो उसमें तो फिर चेंजेस आ जाएगा। इसलिए हम लोग रूल्स को आगे रखें, यानी अपने संविधान को उच्च रखे हुए हैं, ठीक है। तो कभी भी संघीय व्यवस्था का लक्षण में आपको ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, ठीक है। मैं भी बताऊंगा कि इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उस समय आपको ये ध्यान रखना होगा और समझना होगा। याद रखें नहीं रखें, फिर भी आपको एक बार समझ जाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, संविधान की कठोरता ऐसा क्यों है। ये सारे चीज़ों जो मैं बताया ना, छोटा भाई और बड़ा भाई, ये वही है मेन चीज़, कि यदि हम लोगों ने रूल को कठोर नहीं बनाया तो क्या करेंगे, कभी भी तोड़ देंगे। तो वो क्या हुआ, फिर संघीय व्यवस्था का जो जो मेन जो संघीय व्यवस्था का जो मेन प्रकृति है उससे हट जाएगा। तो इससे क्या करना पड़ेगा, संविधान को कठोर भी बनाना पड़ेगा, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप किसी भी हालत में और उस रूल को तोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए ये जरूरी है। उसके बाद से स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा इसमें लग रहा है मुझे प्रॉब्लम हो गया। 1 मिनट मैं चेक कर ले रहा हूँ। हम्म, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों रहेगा, काफी अच्छे से आप लोग थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर के, हो सकता है थोड़ा लंबा हो जाए वीडियो, लेकिन आप थोड़ा सा इंटरेस्ट ले करके आप समझने की कोशिश कीजिए। एक कड़ी बस आपको मैं जोड़ करके रखा हूँ क्या, कि अगर जैसे दो भाई हैं, बस यही कॉन्सेप्ट को आप हर जगह पे लागू कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, बड़ा भाई या छोटा भाई रूल से भटकने लग गया, तो ये कौन बताएगा कि आप रूल से भटक रहे हैं, और कैसे पता चलेगा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस तरीके से क्या रखा गया, अपने न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है, ताकि वो तुरंत ये बता सके कि हाँ, हमारे संविधान में यहाँ पे ये जो है गलत तरीके से चेंज करके काम कर रहे हैं। तो इसलिए न्यायपालिका भी यहाँ संघीय व्यवस्था की लक्षण है, ठीक है। हम लोग अपने संविधान की प्रमुख विशेषताएं ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसके अंतर्गत जो है एकात्मक और संघीय व्यवस्था का जो झुकाव है उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से देखिए, द्विसदनीयता, यानी कि दो सदन भी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये संघीय लक्षण हो गया, इतना बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब।
एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण, कई बार ऐसा हो जाएगा कि वहाँ एकात्मक रहेगा या तो गैर संघीय लक्षण से आप क्या समझते हैं ऐसा। ठीक है, फिर वहाँ पे आपका ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, यानी कि वो एकात्मक, अब एकात्मक का क्या लक्षण होगा। एकात्मक का लक्षण तो है ये, साथ में मैं यहाँ पे ये भी आपको ध्यान में रखना है, मैं बता देता हूँ कि जो हमारा संविधान है उसमें एकात्मकता को ज़्यादा प्रभाव में रखा गया है, यानी कि केंद्र को ज़्यादा मजबूत रखा गया है। इसके पीछे एक साधारण लॉजिक है, आपको ध्यान रखना है कि जिस तरीके से हमारे देश का व्यवस्था था उस समय, आज़ादी के समय, उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, है ना, कि बड़ा भाई कभी भी बहुत अच्छे से कंट्रोल रख सकता है, कितना भी है तो वो ज़्यादा समझदार रहेगा। तो कुछ तो ऐसे पावर रहना चाहिए कि छोटा भाई जैसे ही भटके उसको कंट्रोल में किया जा सके। इतना भी ज़्यादा नहीं है, एकात्मक है। मैं आपको बताया ना, संघीय व्यवस्था में हम लोगों ने ये सब सारी सारी चीज़ें देख ली कि दोनों को मैनेज करने के लिए अलग से रूल्स है ही, लेकिन हाँ बड़े भाई को कुछ तो एक्स्ट्रा अधिकार तो देंगे ना। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे हमारा जो उस समय का व्यवस्था था आज़ादी के समय, हमारे जो देश में देख रहे थे आप, कितने मतलब खंडित हो रहे थे उस समय, कितने सारे राज्य अलग अलग थे, उन सबको जोड़ना था और काफ़ी मतलब कठोरता से उनको जोड़ करके रखना था हमारे देश में। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को क्या हुआ, वहाँ एकात्मकता को थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा वैल्यू दिए। और ज़रूरी भी है क्योंकि, है ना, एक तरीके से ज़रूरी है, शासन करने के लिए एक नियमित रूप से कठोरता भी होना ज़रूरी है। तो देखिए अब सबसे पहले एक सशक्त केंद्र, ये रहेगा एकात्मकता का लक्षण। उसके बाद से आएगा एक संविधान, केवल एक एक संविधान रहेगा तब तो ज़्यादा प्रभाव रहेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों को अलग करके समझा, ठीक है, लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं एकात्मकता का विशेषता। तो इसमें अब क्या होगा, ऐसा कुछ होगा जिसमें हर चीज़ में प्रभाव दिखेगा। ठीक है ना, संविधान का प्रभाव इसमें अच्छे से दिखेगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि एकल संविधान होगा, एकल नागरिकता भी होगी, है ना, ताकि लोग या नागरिक यहाँ से भटके नहीं। ठीक है, उसके बाद से संविधान का लचीलापन होगा, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और आपातकालीन प्रावधान आदि। आपातकालीन प्रावधान ये समझ गए होंगे, यदि कोई भी ऐसा राज्य स्टेट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा है, जो रूल है उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा है, तो उस समय क्या करेंगे, ये आपातकालीन व्यवस्था इसीलिए है ताकि वहाँ केंद्र का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो इसलिए ये एकात्मकता का या गैर संघीय का ये एक लक्षण है। ठीक है, देखिए आप इसको फिर से ध्यान में रखेंगे, एक सशक्त केंद्र होगा, एक संविधान होगा, एकल नागरिकता होगा, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, आपातकालीन प्रावधान। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हम लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए। अब देखिए कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, हमारे संविधान का जो प्रकृति है वो क्या है, संघीय भी है और एकात्मक भी है। ठीक है, दोनों है, लेकिन उसके बाद भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहीं से ये जो चैप्टर जो संविधान की जो विशेषता जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 3, इसमें यही सारी चीज़ें से मेन जो क्वेश्चन बनता है और यहीं से ट्रिक, मतलब एक तरीके से क्वेश्चन में घुमाव जो आता है ना, कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता है वो यहीं से होता है। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या है, दूसरी ओर देखो अनुच्छेद में क्या लिखा गया, हमारा जो अनुच्छेद 1 में, ठीक है, हमारा जो भारत का जो उल्लेख किया गया वो क्या किया गया है, राज्यों के एक संघ के रूप में किया गया है। ठीक है, लेकिन कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग का जो अनुच्छेद 1 है उसमें हम लोग का उल्लेख किया गया है कि राज्यों का संघ होगा।
लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए इसका मतलब भी बताया गया है यहाँ पे। जो भारतीय संघ होगा वो राज्यों के बीच जो समझौता है ना, वो समझौते का निष्कर्ष नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि समझौते का निष्कर्ष है, तो आप सोचते हैं कि हाँ होगा ऐसा करके, नहीं है। बिल्कुल भी समझौता नहीं किया गया है, ठीक है। वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी कठोरता दिखाई थी केंद्र सरकार के द्वारा। वो ये सब क्या है, उसी समय का है जब आज़ादी का समय था ना। उस समय कई राज्य ऐसे थे जो चाह रहे थे कि हम स्वतंत्र रहें। तो ये इसलिए किया गया है ताकि हमारा देश टूटे ना, ठीक है। अब दूसरा क्या है इसी में, किसी राज्य को संघ से अलग होने का किसी भी तरीके से अधिकार नहीं है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है क्या, कि हमारा जो संविधान है उसमें संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 1 में एक तरीके से राज्यों का संघ इस तरीके से बात किया गया है, ठीक है। जिसका मेन मतलब क्या है कि एक तरीके से जो राज्यों के बीच बीच ना किसी का भी मतलब एक तरीके से समझौता नहीं हुआ है। कोई समझौता ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और दूसरा, कोई भी राज्य इससे अलग नहीं हो सकता। तो ये आपको याद रखना है। और तीसरा ये याद रखना है कि जो भारत का संविधान है वो संघीय सरकार की स्थापना करता है। एकदम जो फर्स्ट बार पढ़ेंगे तो काफ़ी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, इसलिए भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं फ्रंट में आकर के समझाऊँ और थोड़ा सा अच्छे से समझाने की कोशिश करूँ। तो ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये समझ में आया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ना। यहाँ मैं पहले ही संघ भी बता चुका हूँ कि संघ का क्या मतलब है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया, संघीय सरकार की स्थापना करता है। लेकिन यहाँ मैं इसको क्यों रखा हूँ पता है, नोट में। क्योंकि संघीय सरकार की स्थापना करता तो है, लेकिन संविधान में कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको रखा हूँ। तो यही आपको ध्यान में रखना है। इस तरीके से कई बार क्वेश्चन क्या है, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पांचवा विशेषता क्या है हमारा, सरकार का संसदीय स्वरूप। ये भी हमारा एक विशेषता है। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे देश से लिए हैं जो हम लोग देख लिए, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने जिस देश से जो भी व्यवस्थाएं ली वो उस देश की स्थिति के अनुसार बना हुआ था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो बेसिक बेसिक जो जैसे सोचने का जो मेन जो तरीका है उसमें मैं बता रहा हूँ कि आप किसी किसी भी टॉपिक को सोचेंगे थोड़ा सा नेचुरल होकर के सोचेंगे। कितना भी बनेगा तो क्या हम लोग अमेरिका और ब्रिटेन का जैसा रूल है वैसा हम लोग अपना सकते हैं? नहीं अपना सकते। वहाँ से हमने कॉन्सेप्ट जरूर लिया, लेकिन हम लोगों ने उस पर और विचार किया कि हमारे जो देश है उसके लेवल में कैसे बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग इसको अब देखेंगे कि जो सरकार का संसदीय रूप है वो उसकी विशेषता क्या है। यहाँ पे देखिए, भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया। यानी कि जो संसदीय प्रणाली है वो किससे लिया गया है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। संसदीय व्यवस्था विधायिका कार्यपालिका के मध्य समन्वय के सहयोग पर आधारित है। ये आपको ध्यान में रखना है। हम लोगों ने लिया जरूर है वहाँ से, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को जो एक तरीके से विधायिका है और कार्यपालिका है, जिनका जो काम है ना वो एकदम समन्वय के साथ, मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर के ही काम करेंगे। किसी का किसी के ऊपर भी प्रभाव नहीं रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक तरीके से ये भी आपको समझना है, मतलब ये तो आपको जनरली पता भी होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। कि एक तरीके से जो संसदीय जो व्यवस्था होती है और एक होती है अध्यक्षीय व्यवस्था, ठीक है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है, जो कार्यपालिका है और विधायिका है, ये लोगों का एक दूसरे के ऊपर दबाव नहीं होता है। एक दूसरे के ऊपर मतलब फोर्स नहीं करते हैं एकदम ऐसा नहीं है। एक दूसरे को नियंत्रित और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार जरूर रहते हैं, लेकिन
उसके बाद भी उस तरीके से फोर्सफुली नहीं होते हैं, ठीक है, या फिर कोई एक स्वतंत्र नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। वहीं पे जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसमें क्या होता है, दोनों की जो शक्ति है, यानी कि अध्यक्षीय प्रणाली में भी अलग अलग उन लोग का भी विधायिका कार्यपालिका है, ठीक है, लेकिन उनमें क्या है, एकदम स्पष्ट रहेगा, दोनों का जो काम रहेगा वो स्पष्ट रहेगा। आप ये काम करो, मैं ये काम करता हूँ, ये होगा। तो अध्यक्षीय प्रणाली में आपको हमेशा याद रखना है कि उसमें क्या होगा, कार्यों का स्पष्ट विभाजन रहेगा, ठीक है। अब देखिए, संसदीय प्रणाली को उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। तो जो संसदीय प्रणाली है उसको हम लोग उत्तरदायी सरकार भी बोलते हैं या फिर मंत्रिमंडलीय सरकार भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद संविधान केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की व्यवस्था करता है। इसका मतलब क्या है, ये सब हम लोग अपना संविधान की विशेषता के अंतर्गत देख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, आप खुद देखे होंगे कि जैसे कि मान के चलिए हमारा जो केंद्र में है, केंद्र में क्या है, केंद्र में लोकसभा राज्यसभा है, उसके अंदर भी, ठीक है, कार्यपालिका है, विधायिका, ये सारी चीज़ें हैं ना। सेम वैसे ही राज्य में भी है, राज्य में भी हमारा संसद है, सदन है, ठीक है, वहाँ भी कार्यपालिका है, विधायिका है। तो इस तरीके से क्या है, यही ये बोलना चाह रहा है कि संविधान जो केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की व्यवस्था करता है। तो ये पांचवा जो विशेषता है ये हम लोग समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये है हमारा छठवा, भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं, ठीक है। अब यहाँ पे संसदीय प्रणाली में ही हमारे क्या क्या विशेषताएं हैं उसको हम लोग देखते हैं। ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को एकदम पॉइंट टू पॉइंट बल्कि आप याद रखिए, मैं ये कहूँगा। देखिए, पहला, अगर कोई संसदीय प्रणाली है, और हमारे भारत का मैं फर्स्ट बता रहा हूँ, इसमें क्या है कि हमारे जो भारत का जो संसदीय प्रणाली है, जो संसद है उसका क्या प्रणाली है, वो कैसे काम करता है, उसकी विशेषता क्या है, हम लोग यहाँ पे केवल विशेषता देखें, बाकी और अच्छे से बाद में देखेंगे हम लोग जब पढ़ेंगे उसको। तो सबसे पहले यदि कोई संसदीय प्रणाली है तो उसकी मेन विशेषता क्या रहेगी, वहाँ एक वास्तविक और नाम मात्र की जो कार्यपालकों की उपस्थिति रहेगी, पहला, ठीक है। फिर दूसरा क्या होगा, बहुमत वाले दल की सत्ता होगी, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि उसमें जिसका सबसे ज़्यादा सपोर्ट होगा वो क्या करेगा, उसका सत्ता रहेगा, वो क्या करेगा, सरकार चलाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए, देखिए विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना ही है ये सारी चीज़ों को जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है ना। पहला, वास्तविक और नाम मात्र का जो कार्यपालक रहेंगे उनकी उपस्थिति रहेगी यदि वो संसदीय प्रणाली है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ हमारे संविधान की विशेषता के अंतर्गत ये है, और हमारे देश का ये विशेषता है जो संसदीय प्रणाली है वो, कि वास्तविक और मात्र की कार्यपालिका की उपस्थिति होगी, जो भी बहुमत जिसका होगा उसका सत्ता होगा, ठीक है। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका हमेशा जवाबदेही होगी, ठीक है। उसके बाद से विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता भी होगी, ठीक है। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व भी होगा उसमें, और निचले सदन का विघटन भी होगा, जैसे कि लोकसभा और विधानसभा। तो ये अगर क्वेश्चन आता है कि संसदीय प्रणाली के निम्नलिखित लक्षण है या नहीं है टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अगर आप इतना टॉपिक को ध्यान में रखेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। देखिए, इसमें भी हम लोग को नोट है जो जिसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, हम लोग पहले भी इसको समझे थे। यहाँ भी थोड़ा सा ट्रिकी होता है ना इसको, इसलिए समझना ज़रूरी है, ठीक है। हम लोगों ने लिया है ब्रिटेन से, ठीक है, संसदीय प्रणाली को लिया है, लेकिन उसके बाद भी क्या है, दोनों में मूलभूत अंतर है। अंतर कैसा है देखिएगा, बहुत मेन जो डिफरेंस हो जाता है थोड़े से के लिए देखिएगा। अब जैसे उदाहरण के लिए क्या है, ब्रिटेन की जो संसद है उसमें क्या है, ब्रिटेन की जो संसद है वो भारतीय संसद की तरह संप्रभु नहीं है,
क्यों नहीं है उसको देखेंगे। इसके अलावा जो भारत का प्रधानमंत्री है वो निर्वाचित व्यक्ति होता है, ठीक है। जो सॉरी, भारत का जो प्रधान होता है ना कि राष्ट्रपति, वो क्या होता है, निर्वाचित होता है। जबकि ब्रिटेन में क्या होता है, उत्तराधिकारी व्यवस्था चलता है। संसद है, सारी चीज़ें देख रहे हैं कि हम लोगों ने ले लिया है, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों का क्या है, हम लोगों का जो जो भी एक तरीके से सेवक होगा वो क्या होगा, हमारे जनता के बीच से होगा, इसलिए वो संप्रभु होगा, ठीक है। उसको जनता चुनेगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, जो उनका एक जो पूर्वज जो पद्धति जो चल रहा है ना, उत्तराधिकार वाला, वो चलते रहेगा, यानी कि वंशानुगत रहेगा। तो ये डिफरेंस है हमारे ब्रिटेन और इंडिया के संसदीय प्रणाली में, ठीक है। अब उसके बाद देखिए सातवां जो विशेषता है उसको देखिए, संसदीय संप्रभु और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। देखिए अब थोड़ा सा क्या है, हो सकता है वीडियो लंबा हो गया होगा बहुत ज़्यादा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी अब समझ लेते हैं। बस मेन जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, ऐसा क्यों है। अब मैं इसको समझा दे रहा हूँ नॉर्मली, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक। देखिए, जो हमारा संसद है और न्यायपालिका, ये दो किसी भी देश के, फिलहाल मैं अपने देश की बात कर रहा हूँ, हमारा जो संविधान है उसमें, ये जो संविधान को जो मेंटेनेंस करने में इन दोनों का सबसे बड़ा भूमिका होता है, ठीक है। अब इसमें समन्वय कैसे, हमारे जो संविधान का मेन विशेषता देखिए कि संसदीय संप्रभुता तो रहेगा ठीक है, उसके साथ ही न्यायिक सर्वोच्चता भी होगी, ठीक है। यानी कि संसद संविधान में किसी भी प्रकार का रूल बना लिया, ठीक है, किसी भी प्रकार से उसमें संशोधन कर सकता है। लेकिन साथ ही क्या कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास भी इतना शक्ति है कि संविधान में देखेगा कि हाँ इसमें क्या चीज़ ऐसा है जो चेंजेस हो गया, जो मूल रूप से चेंज नहीं होना चाहिए था उसमें चेंजेस हो गया है, या फिर हमारे देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, हमारे न्यायपालिका के पास भी इतनी अधिकार है कि वो क्या करेगा, उस रूल को उस सुधार को क्या करेगा, रद्द कर देगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक दूसरे को कंट्रोल करते हुए, एक दूसरे का साथ देते हुए, समन्वय करते हुए आगे बढ़ाते हैं। हाँ, साथ में ये भी है उसी तरीके से कि संसद कोई रूल बनाया, समन्वय कैसे हो रहा है मैं उसको बता रहा हूँ आगे। अब संसद ने कोई रूल बनाया, वो रूल काफ़ी बेहतर है, परफेक्ट है, संविधान का भी उल्लंघन नहीं करता है। तो अब सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, उसी के बेस पे उसका उस रूल का कोई उल्लंघन ना करे, ठीक है, उस रूल का कोई गलत उपयोग ना करे, ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो इसलिए क्या हुआ, हमारे जो देश का जो संविधान है उसमें जो संसद है, जो न्यायपालिका, इन दोनों का क्या है, एक समन्वय बनाया गया है। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद से देखिए मौलिक अधिकार, ये भी हमारे संविधान का एक मूल, जो एक तरीके से मुख्य विशेषता है, ठीक है। देखिए मौलिक अधिकार का जो उद्देश्य है वो क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को एक तरीके से प्रोत्साहन देना, ठीक है। यह कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर एक तरीके से निरोधक की तरह काम करता है। मतलब कैसे है ये, जैसे कि हमारे देश में अब जैसे हम सभी नागरिकों को कुछ तो ऐसा चीज़ देना चाहिए जो एकदम मूलभूत उनको जीने के लिए बहुत आवश्यक हो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को क्या किया गया है, मूल अधिकार दिया गया है, ठीक है। अब इस मूल अधिकार में मतलब हम लोग को जो ये अधिकार दिया गया है वो किस तरीके से एक तरीके से विरोध भी करता है, कैसे करता है। अगर हम लोग, हमारा जो हमको जो मूल अधिकार मिला हुआ है इसमें अगर सरकार अचानक से कोई संशोधन कर दे, संशोधन तो कर सकती है, मैं आगे बताऊंगा, यानी कि एक तरीके से उसका उल्लंघन हो रहा है, इस तरीके से कोई बात होता है या हम लोग उससे पीड़ित हैं, हमारा जो संविधान है उसको, हम लोग को जो संविधान में जो अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा है, तो ये क्या हुआ, एक तरीके से जो सरकार है, जो राज्य सरकार या केंद्र में जो सरकार है उसको हम लोग काउंटर कर रहे हैं। हाँ, एक तरीके से हम लोग को ये अब क्या होगा, हमारे को न्यायालय से सपोर्ट मिल जाएगा कि हमारा ये मूल अधिकार है लेकिन हम लोग को ये चीज़ नहीं मिल रहा है, या फिर इसके विरुद्ध में हमारे साथ अ, जाती हो रहा है, ठीक है, यानी कि प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को। तो वो क्या हुआ,
एक तरीके से सरकार के ऊपर भी थोड़ी सी प्रेशर दी, है ना। एक तरीके से उनको भी मनमाने कानून को बनाने से रोकी यहाँ पे। न्यायालय तो आ ही गया, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग को सर्वोच्च न्यायालय से जो मौलिक अधिकार है उसमें अगर हनन हुआ, तो सर्वोच्च न्यायालय हम लोग को डायरेक्टली साथ में लेता है, यानी कि हम लोग को शरण देता है, यानी कि उसके विरोध में वो बहुत सारे रिट वगैरह जारी करता है और मूल अधिकार से हमारे मतलब हम लोग को रक्षा करता है, ठीक। ये क्लियर हो गया। तो हमारा एक विशेषता ये भी है मौलिक अधिकार। लेकिन साथ में आपको याद रखना है कि जो हमारा ये जो अधिकार है, जो मूल अधिकार है, उसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि ये मूल अधिकार हमारे संविधान में मिल गया तो ये अब हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। हमारे जो मौलिक अधिकार मिले हुए हैं उसमें, ठीक है, परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस किया जा सकता है, ये संसद कर सकती है, ठीक है। हाँ, लेकिन यह है कि इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन है, यानी कि विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, लेकिन कर सकती है, ठीक है। उसके बाद किसी भी पॉइंट को मूल अधिकार से हटा भी सकती है, ठीक है। उस पर रोक भी लगा सकती है, ठीक है। समाप्त भी कर सकती है, इस तरीके से कटौती कर सकती है, ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। ऐसा मत सोचना कि आपको एकदम अनंत मिल गया, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। देखिए, इसमें और एक टॉपिक आपको याद रखना है कि जो अनुच्छेद 20-21 में जो हम लोगों को अधिकार मिला हुआ है, वो अधिकार क्या है, राष्ट्रीय आपात के दौरान क्या होता है, इनको उस समय, वो मैं आगे भी आपातकाल में भी बता दूंगा, इनको छोड़ करके बाकी जो हमारे को जो अधिकार मिले हुए हैं वो स्थगित हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, हमारे थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा जीने मरने का जो एक अधिकार है उस पे है, ये बेस्ड है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, ये हम लोगों का थोड़ा मतलब इस पे रोक नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं ये जो आपातकाल जब पढ़ाऊंगा तो उस समय काफ़ी मैं अच्छे से उस समय भी बता दूंगा, ठीक। आठवां के बाद ये अब लास्ट है ये, ठीक है। देखिए, नौवां, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या बोले हैं, B.R. अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता है। ये क्या है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बताते हैं, ठीक है। ये बात वो बोलते हैं, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है, ठीक है। इनका उद्देश्य भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो कई बार ऐसा आता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब देखिए, इसमें भी यहाँ पे अभी हम लोग इस सबको अच्छे से पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इसको, हो सकता है रुक गया है, क्या नहीं रुका है ना, ठीक। देखिए, यहाँ पे भी हम लोग को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में हम लोग को बहुत मेन पॉइंट हम लोग को ध्यान रखना है कि जो राज्य का नीति निर्देशक है वो ऐसा नहीं है कि एकदम नेसेसरी है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है उसको केवल एक तरीके से डायरेक्शन दिया गया है कि आप इसमें चल सकते हैं, जन कल्याण के लिए बेहतर होगा, अच्छा होगा। लेकिन यदि सरकार नहीं चलती है, उस पर काम नहीं करती है, तो आप उस बेस की पे उससे लड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें भी कानून के रूप में, मैं जो बताया वही है, इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ, लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान में कहा गया है कि देश देश की शासन में ये सिद्धांत एक तरीके से मौलिक है, याद रखेंगे इसीलिए। मौलिक का मतलब समझ रहे हैं, नॉर्मल तरीके से है, बहुत ऐसा नहीं है कि एक तरीके से केवल सिद्धांत के तरीके से है, ठीक है ना। फोर्सफुली नहीं है, फोर्स नहीं करता है करने के लिए। और यह देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय इन सिद्धांतों को अपनाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद से देखिए, मौलिक कर्तव्य, 10वां जो है विशेषता है मौलिक कर्तव्य। देखिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। ये जो मेन मेन टॉपिक है बस उसको ध्यान में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मौलिक कर्तव्य जो है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये सभी को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। हम लोग केवल अभी विशेषता पढ़ रहे हैं।
तो एक विशेषता ये भी है, मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो इसमें देखिए, जो मूल संविधान था 1949 में, उस समय क्या था, ये जो मौलिक कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट था ये नहीं था, उस समय हम लोगों ने इसमें नहीं जोड़ा था, ये जुड़ा हुआ नहीं था। ठीक है, तो देखिए, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया, इन्हें का स्वर्ण समिति, ये याद रखेंगे, स्वर्ण सी समिति। ठीक है, इन्होंने सिफारिश किया कि जब एक तरीके से मौलिक अधिकार है तो मौलिक कर्तव्य क्यों नहीं होना चाहिए लोगों का। ठीक है, तो इसलिए इनकी सिफारिश पर फिर ये जोड़ा गया, और 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, याद रखेंगे 1976 का 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल, उस समय आपातकाल के दौरान, है ना, उस समय आपातकाल का भी स्थिति था, के दौरान शामिल किया गया था। ठीक है, और ये आपको ये याद रखना है कि स्वर्ण सी समिति, मौलिक कर्तव्य का जो उस समय जोड़ा गया, स्वर्ण सी समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद से देखिए, 2002 में 86वां संविधान संशोधन किया गया, और उसमें फिर से एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो इतना आपको बस ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद से 11वां और ये आखिरी अपना विशेषता और भी है, लेकिन इतना हम लोग के लिए सफिशियंट है। इतना जो है ना, इसके अंदर से ही क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर में, इसलिए मैं इतने को रखा हूँ। और भी कुछ कुछ टॉपिक हैं जिनको मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। तो 11वां है एक तरीके से, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य, ये भी हमारे संविधान का एक मुख्य विशेषता है। ठीक है, भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता है। ठीक है, वर्ष 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है कि ये भी 1976 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन के अंदर, 42वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि मैं स्क्रीन पे नहीं देख रहा हूँ जो भी है, लेकिन आपको सामने दिख रहा हूँ और मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आप इसको समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद है काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ कि टॉपिक कितना इजी हो और अच्छा हो, धीरे धीरे और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको देखिए, इसमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा संविधान है, इसका एक विशेषता ये भी है कि हमारा जो देश है उसको कैसा रखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष। इसका मतलब ये नहीं है, आपको ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि इधर से थोड़ा बेसिक टाइप से ही क्वेश्चन आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो देश है वो किसी धर्म का विरोध करेगा या किसी धर्म को हेट करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, या किसी धर्म को संरक्षण देगा, ऐसा भी नहीं है। एक तरीके से उदासीन रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ठीक है, कोई भी अपना जो जो अधिकार है, अपना धर्म को मानने का अधिकार है, मानो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसा है कि एक तरीके से थोड़ा सा सपोर्टिव ही रहेगा, लेकिन सभी के प्रति। ठीक है, तो ये हमारा धर्मनिरपेक्षता भी एक हमारे संविधान का मुख्य विशेषता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। ये हमारे काफ़ी लंबा चौड़ा ऐसा लगा है, लेकिन क्या है, मैं उसके अंदर जो बेसिक जो टॉपिक होता है उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए शायद हो सकता है थोड़ा सा लंबा चला गया होगा। देखिए, एक बार शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। सबसे लंबा लिखित संविधान, ये हमारा पहला विशेषता है। ठीक है, दूसरा विशेषता है विभिन्न स्रोतों से विहित। ठीक है, विभिन्न स्रोतों से विहित, मैं सारी चीज़ें यहाँ बता दी आपको, कहाँ कहाँ से क्या लिया गया है। उसके बाद से देखिए, तीसरा नम्यता एवं अनम्यता का समन्वय। ठीक है, उसके बाद से चौथा देखिए, एकता की ओर झुकाव के साथ साथ संघीय व्यवस्था। ये पॉइंट आपसे नहीं पूछेगा, पॉइंट के जो अंदर है जो मैं बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद से देखिए, पांचवा सरकार का संसदीय स्वरूप। उसके बाद से छठवा है भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं। सातवां है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ठीक, उसके बाद आठवां है मौलिक अधिकार। ठीक है, नौवां है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 10वां है मौलिक कर्तव्य, और 11वां है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर 3 का ये पहला पार्ट है। कुछ कुछ और टॉपिक्स हैं जिनको मैं लेकर के आता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है, उसमें क्वेश्चन भी रहेगा, आप उसमें अच्छे से समझ, ये अभी तो थोड़ा सा क्या है, खिचड़ी बन रहा होगा थोड़ा बहुत, यदि नए लोग हैं वो लोग,
लेकिन जैसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, आपको एकदम बेहतर तरीके से क्लियर होने लग जाए कि हाँ मैं वहाँ ये टॉपिक को पढ़ा था, इस क्वेश्चन को पढ़ा था। तो जल्दी ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।